नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम कई मसलों पर आपसे बात करेंगे। पहला मसला ये है कि बिहार की राजनीति में आज तूफान आ चुका है। वर्तमान मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए थे, आज उन्होंने अपने एक सीनियर विधायक के निवास पर लंच का आयोजन किया था। सारे विधायकों को आना था, लेकिन इस लंच से 6 विधायक गायब थे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी के 6 विधायक यहां से गायब हैं। नीतीश कुमार बिना खाना खाए वहां से चले गए और मात्र 5 मिनट रुके। जैसा मीडिया रिपोर्टों में आ रहा है कि नीतीश कुमार ने किसी से कुछ कहा नहीं, सवालों का किसी का जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा कर निकल गए। तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूटने जा रही है? एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर बिहार के विधायकों की एक प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम तैयार किया गया और गया में एक रिसोर्ट में उनको प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था, जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 23 विधायक गायब थे। अब आप सोचिए कि बिहार में जो पार्टियां फ्लोर पर अपना फ्लोर टेस्ट करने जा रही हैं, उन पार्टियों के अंदर ही उथल पुथल मची हुई है, तो फिर बाकी का क्या होने वाला है? हालांकि मैं वीडियो सुनवाऊंगा। 2 वीडियो मुझे प्राप्त हुए हैं। एक वीडियो में बीजेपी विधायक अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम बहुत ही कमिटेड लोग होते हैं और ये हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते रहते हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, पार्टी हमारी टस से मस नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस बात को इसलिए जोड़ रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होने वाला है, लिहाजा 23 विधायक नहीं है तो उसका मूल विषय फिर फ्लोर टेस्ट से जोड़ दिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, प्रशिक्षण शिविर में 78 में से 23 लोग गायब हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। दूसरी बात, बिहार के विधायकों को इस बात का भान हो गया है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, विधानसभा भंग हो सकती है। ऐसे में किसी भी पार्टी का, चाहे राष्ट्रवादी पार्टी हो, चाहे किसी भी तरह की पार्टी हो, कोई निर्दलीय भी हो, वो नहीं चाहेगा कि अपना कार्यकाल पूरा किए ही
विधानसभा भंग हो जाए या राष्ट्रपति शासन लग जाए। आप जानते हैं कि जब तक सरकार रहती है, विधायक सक्रिय रहते हैं, अपने क्षेत्र में काम कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें सुविधा मिली होती हैं, वो सारी सुविधाएं ऐसे में छिन जाती हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, CPI-ML के एक विधायक ने आज भूतपूर्व मुख्यमंत्री मांझी साहब से भी उनके घर पर जाकर मुलाकात की। अब आप जानते हैं कि विपक्ष का विधायक मांझी साहब से क्यों मिलने जा रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है। जब वो बाहर निकल कर आए तो मीडिया का जमावड़ा हो गया और वहाँ पर उन्होंने बाकायदे 2-4 बातें कही और बोले कि ये नॉर्मल मुलाकात थी, मांझी साहब का स्वास्थ्य पूछने आए थे हम लोग और वो स्वस्थ हैं, हमने चाय पी, कॉफ़ी भी पी। उनकी बातों से ये झलक रहा था कि मांझी साहब खेला कर सकते हैं। बिहार में इस तरह की बातों के लिए खेला शब्द का यूज किया जाता है। वैसे भी मांझी साहब को एक मिनिस्टर दिया गया है, लेकिन मांझी साहब 2 मिनिस्टर मांग रहे हैं और उनका सोचना है कि जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, फिर उनकी क्या ज़रूरत रह जाएगी। तो उन्हें पहले चाहिए एक और मिनिस्टर पद चाहिए, तभी वो बीजेपी, कहना चाहिए NDA के साथ रहेंगे। इस बीच इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए तेजस्वी यादव ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है और सभी को सतर्क रहने के लिए कहा है। लालू यादव भी इस मीटिंग में रहे और उन्होंने बारीकी से अपनी जो कार्य योजना है सभी को समझा दी है और कह दिया गया है कि वो चिंता न करें किसी भी बात की। फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को हराया जाएगा और यहाँ तक शायद बात चल रही है कि मांझी साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर पेश किया जाना है। लालू यादव और तेजस्वी की ताकत इस समय जो उनके हाथ में है वो हैं विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष RJD से आते हैं और किसी भी अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी पार्टी का पूरी तरह से बचाव करता है। तो ये तो रही बिहार की चर्चा और मैं अब आपको राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसके बारे में बता दूं। असम के बाद बिहार में नीतीश कुमार को तोड़ा, उसके बाद झारखंड में सरकार गिराकर वहाँ के चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया गया। अब बारी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में घुसने से पहले ही समाजवादी पार्टी के पार्टनर जयंत चौधरी को तोड़ दिया गया है। हालांकि आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्य हैं जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के कोटे से गए हैं। नैतिकता तो यह कहती है कि जिस पार्टी से चुनाव लड़के गए हैं वो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नहीं। नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न का तोहफा दिया है उससे जयंत बहुत खुश हैं। खुश होना भी चाहिए क्योंकि वो उनके दादाजी हैं
और घर के लोग खुश नहीं होंगे तो फिर क्या बाहर के लोग खुश होंगे, ऐसा लाजमी है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था और उसके बदले में नीतीश बाबू को एनडीए में शामिल किया गया था। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि कल एक नहीं तीन भारत रत्न बांटे गए थे। भारत रत्न एक गाजर मूली की तरह यूज किया जा रहा है इस समय। हालांकि भारत रत्न एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। एक ही दिन में 3 लोगों को भारत रत्न दे देना, ये एक विडंबना कही जाएगी। अब आंध्र के नेता नरसिंहा राव, जो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री थे, उनको भी भारत रत्न दे दिया गया है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, आप भी मेरे इस वीडियो को देखकर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो अर्थ निकाला है वो ये है कि कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए नरसिंहा राव को भारत रत्न दिया गया है, क्योंकि ये वही नरसिंहा राव हैं जिन्होंने कांग्रेस की गोद में बैठकर हमेशा राजनीति की, चीफ मिनिस्टर बने, तमाम पदों पर मंत्री रहे और अंत में जब 1992 में वो प्रधानमंत्री के पद पर थे, उनके रहते अयोध्या की बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया और वो सोते रह गए। बाबरी मस्जिद तोड़वाने में उनका पूरा का पूरा हाथ था और इसी की वजह से भारत रत्न उनको दिया गया है। और तीसरा रत्न जो दिया गया है वो स्वामीनाथन को दिया गया है। स्वामीनाथन वो सज्जन हैं जिन्होंने किसानों के लिए अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, उसे लागू नहीं किया गया। उनकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने वाले यदि उनको भारत रत्न दे रहे हैं तो ये क्या मतलब रह जाता है इस बात का। इसी क्रम में मैं फिर चौधरी चरण सिंह पर आता हूं। जिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया था, उन्हीं के बेटे चौधरी अजीत सिंह, मरहूम चौधरी अजीत सिंह को 12 तुगलक रोड से निकाल दिया गया था। उसी समय एनसीआर के जाट समुदाय ने मांग की थी कि इसे किसान भवन के रूप में आवंटित किया जाए, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। जबकि कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था अपना समर्थन दे करके, और जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद उन्हें दिल्ली के यमुना किनारे पर किसान घाट के लिए जगह दी थी। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान कांग्रेस ने अपने नागरिक उड्डयन विभाग से कहकर अमौसी हवाई अड्डे का नाम चौधरी चरण सिंह रखवाया था। शायद तमाम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जानते नहीं, जानते हैं तो इन बातों को कहते नहीं। अब बात आती है
जयंत चौधरी पर मैं समझता हूं कि 1-2 दिन में जयंत चौधरी की जब डील पूरी हो जाएगी तो वो एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे और निश्चित तौर पर जो जाट समुदाय है एनसीआर में, वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से लाइक करता रहा है और लाइक करेगा भी। शायद जयंत चौधरी एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। उन्हें कुछ सीटें भी दी जाएंगी और उन्हें हो सकता है इसी सरकार के रहते मंत्री पद भी दिया जा सकता है। तो ये 2-3 बातें थीं जयंत चौधरी के लिए, वो उनकी पूरी हो रही हैं। और राजनीति में अवसरवादिता बहुत बड़ी चीज़ होती है। अवसरवादी लोग कभी नैतिक बात नहीं करते और करते हैं तो उन पर अमल नहीं करते, तो इसमें कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जब कोई स्वार्थ की राजनीति भीतर घुस जाती है तो फिर लंबी दौड़ के घोड़े बनने की बजाय व्यक्ति छोटे से काम से ही खुश हो जाता है। मैं समझता हूँ 2024 में एनडीए के बजाय इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती तो निश्चित तौर पर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न जरूर मिलता। ये मेरा अपना आकलन है। खैर, जो भी भारत रत्न बांटे जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उनके बांटने का जो तरीका और उनके बांटने का जो समय है बहुत ही फूहड़पन से गुजर रहा है। सब लोग जानते हैं कि चुनाव आ गए हैं, इसलिए ये सब राजनीति हो रही है। और देखते जाइए, अभी चुनाव घोषित होने से पहले और कई लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, जिनमें माननीय काशीराम जी भी हो सकते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव भी हो सकते हैं। क्योंकि वोट प्राप्त करना है तो ये फिर छोटी मोटी बातें हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आपस में कभी नहीं पटती, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वो पटना दिखावे के रूप में पटना शुरू हो जाती है। आपको मैं इसी वीडियो में जो मैंने बोला है उसी पर पीछे चलता हूँ। माननीय कर्पूरी ठाकुर 2 बार चीफ मिनिस्टर बने और दोनों बार उनकी सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी सबसे अग्रणी रही। कहने का अर्थ भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ। हो सकता है बहुत से लोगों ने मालूम नहीं होगा, लेकिन कैलाश मिश्र जैसे व्यक्ति थे, शायद मैं सही बोल रहा हूँ तो, वो कर्पूरी ठाकुर को हमेशा गालियाँ दिया करते थे। गालियाँ मीन्स मुर्दाबाद करते रहते थे और उन्हें कभी पसंद नहीं करते थे। आरक्षण को लेकर के हमेशा वो कर्पूरी ठाकुर के लिए गलत सलत बात करते थे। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। चौधरी चरण सिंह की जो जमात है उसके लिए मैं बात करूँगा। किसान पिछले कई वर्षों से एमएसपी मांग रहे हैं। उनको एमएसपी क्यों नहीं दिया जा रहा? यदि चौधरी चरण सिंह को आप सम्मान दे रहे हैं तो उनकी नीतियों पर जो किसान के लिए काम होता था उस किसान के लिए आप एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं ले रहे हैं? हरियाणा के जो किसान थे, किसानों के बच्चे थे, लड़कियां थीं, उनको आपकी दिल्ली पुलिस ने उनके जबड़े पर जूता रख कर के रगड़ने की कोशिश की कई बार।
जंतर मंतर पर उनको बहुत सताया गया। तब चौधरी जयंत कहाँ थे? मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि चौधरी चरण सिंह के जो शागिर्द सतपाल मलिक, जो भूतपूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर ली और उन्हें बहुत कुछ आगाह किया। उन्होंने पिछली सरकार के दौरान के जो राज थे, कई राज थे, उनको खोला, मीडिया के सामने लाया गया। अधिकांश तरह उनकी बातों को मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन वो कई यूट्यूबर के बीच सामने आकर अपनी सारी बातें कहते हैं। उनको फ़क्र है। उन्होंने अभी एक ट्वीट किया था कल, उसमें कहा कि मुझे फ़क्र है कि मैं चौधरी चरण सिंह का राजनीतिक शागिर्द था और मैं इसके लिए उन्हें जो भारत रत्न मिला है, मुझे बहुत खुशी हुई है। तो कुल मिलाकर के किसानों के प्रति सरकार बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है। ऐसा बयान अभी कल मैं एक टीवी चैनल पर एक डिबेट में देख रहा था, राकेश टिकैत ने दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि ये भारत रत्न नहीं, ये अवसरवादी रत्न है। और दिया है, ठीक है, लेकिन किसानों के साथ छल कपट जारी है। तो अब मैं आपको वो जो मेरे पास वीडियो हैं, एक तो CPI ML का जो मांझी जी से मिले हैं विधायक, और एक भारतीय जनता पार्टी का वीडियो है जिसमें गया में भारतीय जनता पार्टी के MLA अपनी बात कह रहे हैं। तो देखें और उसके बाद आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा इस पर ज़रूर टिप्पणी करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का मेरे चैनल पे कोई पैसा नहीं लगता, और आप चाहें पैसा लगाना चाहें तो मुझे ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव। सियासी खेला होने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी तेज कर दी है। बीजेपी के विधायक अब भगवान बुद्ध की शरण में पहुंच रहे हैं। गया में पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है, लेकिन इसमें भी खबर है कि 78 में से 23 विधायक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने पर बीजेपी का कहना है कि ये बीजेपी के नेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसे फ्लोर टेस्ट से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बोधगया में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विधानमंडल दल के विधायक, विधान पार्षद और प्रदेश के पदाधिकारियों की प्रशिक्षण है। प्रत्येक वर्ष हम ये प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं और बोधगया में इसके पहले भी हो चुका है, और इसके बाद जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन कल शाम में होगा। देखिए है क्या कि सामने चूंकि विधानसभा का फ्लोर टेस्ट है, तो सबके दिमाग में अभी फ्लोर टेस्ट ज्यादा आता है और इसी को लेकर के लोग जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन ये हमारा रेगुलर कार्यक्रम होता रहता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखिए मैं बताता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र के प्रति हम बहुत ही विचारधारा में कट्टर लोग हैं। तो कट्टर लोग में तो किसी तरह का कोई टूट की संभावना नहीं होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि राजद और कांग्रेस अपना घर बचाने का प्रयास करे, और 128 हमारा कुल विधानमंडल दल के सदस्य बहुमत के साथ हैं, लेकिन 128 से भी ज्यादा लोग एनडीए के समर्थन में उस दिन होंगे,
तो इस बात का ख्याल कांग्रेस जो अभी हैदराबाद में है और राजद जो अभी जेल जाने की तैयारी कर रहा है, इस बात को अपने दिमाग में रखें। जैसा कि तेजस्वी यादव बोले हैं कि खेला अभी बाकी है, उनके घर में खेला होने जा रहा है और ये खेल अब राजद और कांग्रेस अपना पार्टी बचाने में ही खेल करें, ऐसा लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें और जैसा भी आपका विचार हो इसकी व्याख्या अपने मेरे इनबॉक्स में आकर के कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आर बी सिंह यादव।